हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, हम भारतीय संविधान के भाग को आज पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। जिन भाग से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम बात करेंगे। चलते हैं अपने पहले भाग पर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इनसे रिलेटेड अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। दूसरा भाग है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तीसरा अनुच्छेद है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार संविधान में सभी नागरिकों को दिए गए हैं उनके अनुच्छेद हैं 12 से लेकर के 35। 12 से लेकर के 35 से अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग चीज़ों के अधिकार को दिखाते हैं। जैसे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ दी गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। फिर इसके आगे अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। जैसे बोलने के लोगों को शक्ति होती है, ये बोलने पे आपको कोई कुछ रोक नहीं सकता, लेकिन तथ्य ऐसे बोलिए जो किसी भी प्रकार का सांप्रदायिकता न फैलाए। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर इसके आगे अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक का शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसे फिर अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 से 30 लेकर के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। जैसे अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में ही जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब चीज़ें उच्च न्यायालय द्वारा लोगों को जारी की जाती हैं। तो ये हमारे रहे मूल अधिकार। अगला भाग है भाग 4, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में वर्णित हैं। ये भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले भाग पर। अगला भाग है 4 क मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क में समाहित सभी मूल कर्तव्य सभी भारतीयों के लिए लागू होते हैं। जैसे 51 क में ही समाहित सभी कर्तव्य, पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा करने का अवसर प्रदान करें। तो ये 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। अब चलते हैं अपने अगले भाग पर। अगला भाग है 5 में संघ के अंतर्गत 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें पहला है संघ के ही अंतर्गत कार्यपालिका के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक के अनुच्छेद हैं। अगला है संसद जिसमें 79 से लेकर के 122 तक के अनुच्छेद समाहित हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आते हैं। अगला है संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के अंतर्गत आते हैं। अगला है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक आते हैं। ये सभी संघ के अंतर्गत होते हैं। अगला है भाग 6 में राज्य से संबंधित है। जैसे भाग 5 संघ से संबंधित था, वैसे भाग 6 राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के अंतर्गत आते हैं। जैसे अध्याय 1 में साधारण का मतलब राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 152 में। इसके आगे अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक कार्यपालिका का गठन किया गया है। इसके बाद राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक का है। फिर आगे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जो अनुच्छेद 213 में हैं। एक बात यही ध्यान रखना है कि राज्यपाल का ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213। दोनों लोगों का 1 2 3 है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 1 2 3 और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 2 1 3। ठीक है। राज्यों के उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 के बीच में है। अधीनस्थ न्यायालय जो कि 233 से लेकर के 237 के बीच में है। ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला भाग है भाग 7। भाग 7 के अंतर्गत यह पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन द्वारा
इसे निरसित कर दिया गया। निरसित मतलब हटा दिया गया। ये अनुच्छेद 238 से लागू था बट इस समय निरसित कर दिया गया है। ठीक है, अगला भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरीज। ये इसके अंतर्गत 239 से लेकर के 242 अनुच्छेद तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अगला भाग है भाग 9 पंचायतें। पंचायत से संबंधित सभी प्रकार के विषय विधि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ड़ तक लागू किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है 9 का क। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। नगर पालिकाओं में 243 त से लेकर के 243 य छ तक इसमें वर्णन किया गया है। अगला है 9 ख सहकारी समितियां। सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 243 य ज से लेकर के अनुच्छेद 243 य न तक वर्णन किया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित भाग 10 है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 क तक किया गया है। अगला भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। संघ और राज्यों के बीच में संबंध है जो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच में वर्णित किया गया है, जिसमें विधायी संबंध 245 से लेकर के 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर के 263 तक वर्णित किया गया है। अगला भाग है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है, जो 264 से लेकर के 300 तक अनुच्छेद 300 क तक अनुच्छेद में वर्णित है, जिसमें वित्त संबंधी है 264 से लेकर के 291। उधार लेना जो भी वित्त से संबंधित है राज्य के, तो फिर 292 से लेकर के 293 तक आता है। फिर इसी में संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद, इनसे संबंधित अनुच्छेद 294 से लेकर के 300 तक है। और लास्ट में संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे संविधान संशोधन करके 300 क के अंदर रखा गया है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले भाग पर। भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है, जो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में वर्णित है। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ। भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 में वर्णित हैं। जैसे सेवाएं हुआ वो 308 से लेकर के 314 तक वर्णित है। और लोक सेवा आयोग जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसमें लोक सेवा आयोग राज्यों का, और लोक सेवा आयोग में जैसे उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग है वह केंद्र सरकार के ही हाथ में होता है, और जो लोक सेवा आयोग होता है हर राज्यों में अपना अपना अलग अलग लोक सेवा आयोग होते हैं, वो राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इनका अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक वर्णित है। अब हम चलते हैं आगे भाग 14 क। भाग 14 क में अधिकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 323 क से लेकर के अनुच्छेद 323 ख तक वर्णित है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित दिया गया है। ये अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 क तक अनुच्छेद में वर्णित है निर्वाचन के बारे में। अगला है अनुच्छेद 16 कुछ वर्गों के लिए संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे लोकसभा राज्यसभा में फिर लोगों की सीटों का आवंटन, जैसे SC ST के लिए
आंग्ल इंडियन के लिए, इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक में वर्णित है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में राजभाषा का वर्णन है। राजभाषा 343 से लेकर के 351 के बीच में वर्णित है। जैसे संघ की भाषा जो भी होगी वो 343 से लेकर के 344 तक है। आपको बता दें कि भारत की राजभाषा हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। प्रादेशिक भाषाएं 345 से लेकर के 347, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा 348 से लेकर के 349, और विशेष निर्देश जैसे 350, 351 अनुच्छेद में जो वर्णित है, इसमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना इन सबसे संबंधित भाषा है। अब चलते हैं आगे। अब अगला हमारा भाग है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध को दिखाया गया है। आपात 352 से लेकर के 360 तक का आपात उपबंध है। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग आज तक कभी नहीं हुआ है, तो आंसर होता अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल है, इसका कभी भी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलते हैं अगले भाग की तरफ। भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण को अगर इंग्लिश में कहें तो मिसलेनियस। मिसलेनियस में राज्यपाल, राष्ट्रपति इन लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का केस, जब तक ये लोग अपने पद पर हैं तब तक किसी भी प्रकार का केस, दीवानी, फौजदारी का नहीं हो सकता। सिर्फ इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, और जब तक ये पद पर हैं तब तक किसी भी प्रकार का केस नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के बीच में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आंसर उसका बनेगा अनुच्छेद 368। चलते हैं अब अपने अगले भाग की तरफ। अगला भाग है भाग 21, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ये संक्रमणशील ये समय समय पर लागू होता है जब ऐसी कोई परिस्थितियां होती हैं। तो यह अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के बीच आता है। फिर अगला और अंतिम अनुच्छेद भाग है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। जैसे संविधान में अलग अलग, जैसे कहीं संक्षिप्त नाम दिया गया है, कहीं प्रारंभ की कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जिन्हें डिफाइन करना हो, तो इनका वर्णन किया गया है 393 से लेकर के 395 अनुच्छेद में। यहाँ पे कोई भी संक्षिप्त नाम, कोई भी निरसन जो किया गया है, जैसे 7वां भाग निरसन किया गया है, तो इन सब चीज़ों का 393 से लेकर के 395 के बीच में वर्णन किया गया है। ये रहे आज का। और इसके पहले भी जो कुछ वीडियो बना है, जैसे अनुसूची के बारे में, विटामिन के बारे में, और भी कई वीडियोज़ बने हैं, तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। जो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हम बनाएं उसके बारे में कमेंट करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे बहुत से लोगों को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।